डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। लगभग आधे घंटे के बाद एक कारों का काफिला एक बड़े से और खूबसूरत से मंदिर के सामने आकर रुका और उनका आज़ में से एक एक करके प्रदीप जी, जय, प्रिया, वर्षा जी, नितारा, अलीशा और अहान उतरे। उन लोगों के कार से नीचे उतरते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। प्रदीप जी ने उन सभी गार्ड्स को बाहर ही रहने का इशारा किया और अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर के अंदर चले गए। वो शिव पार्वती का एक बेहद ही खूबसूरत सा मंदिर था, जिसकी दीवारें सफेद रंग की थीं और उनके ऊपर बेहद खूबसूरत चित्रकारियां और कलाकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी के भी मन को शांति और आध्यात्मिकता का एहसास करवा सकती थीं। प्रदीप जी सभी लोगों को साथ मंदिर के अंदर पहुंचे तो मंदिर के पुजारी जी ने वहां पर पहले से पूजा की सारी तैयारियां कर रखी थीं। जय और प्रिया सबसे आगे जाकर बैठ गए और बाकी सभी लोग पीछे बैठे हुए थे। अहान और अलीशा भी इस वक्त जोड़े में एक साथ बैठे हुए थे और अहान काफी खुश भी था, क्योंकि शादी के बाद से ये पहली बार था जब वो दोनों एक साथ किसी पूजा में बैठे थे। अहान के घर में ये रिवाज था कि शादी के ठीक अगले ही दिन नए शादीशुदा जोड़े को मंदिर में भगवान के आशीर्वाद के लिए ले जाया जाता था और उनके हाथों से आरती करवाने के बाद ही उनकी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुआ करती थी। अहान की नज़रों में उसने सही मायने में इस शादी को कल ही स्वीकार किया था और आज वो महादेव के मंदिर में अलीशा के साथ बैठकर पूजा कर रहा था और ये बात उसके लिए महादेव की मंजूरी थी कि अब उसे इस शादी को पूरे दिल से स्वीकार करके इस शादी को निभाना है, और वो बिल्कुल यही करने वाला था। थोड़ी ही देर के बाद पूजा खत्म हो गई तो सभी लोगों ने अपने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। अब जय और प्रिया को गरीब लोगों में कुछ सामान बांटना था, इसलिए सभी लोग मंदिर से बाहर आ गए। मल्होत्रा फैमिली के कुछ गार्ड्स वो सारा सामान लेकर बाहर की तरफ ही खड़े हुए थे, जिन सामानों को जय और प्रिया बांटने वाले थे, और उसी तरफ कुछ गरीब और भिखारी लोग एक लाइन से बैठे हुए थे। जय और प्रिया एक एक करके उन सभी लोगों को खाना और कुछ और सामान बांटने लगे। बाकी सभी घरवाले भी उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे और उन दोनों को देख रहे थे। अहान भी उन दोनों को ही देख रहा था। फिर वो अपनी नज़रों को घुमाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ जाने पहचाने से चेहरों के ऊपर चली गई और उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। अहान के मुंह से धीमे से निकला, पापा, और उसके कदम अपने आप ही उसी दिशा में बढ़ गए। सभी की नज़रें इस वक्त सिर्फ जय और प्रिया के ऊपर ही थीं, इसलिए अहान को वहां से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। अहान जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम भरता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर अभी अभी उसने अपने पापा को देखा था। अहान ने वहां पर पहुंचकर अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर अपने सभी फैमिली वाले खड़े हुए दिख गए, जो वहीं पर खड़े होकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। अहान भी जल्दी से उन लोगों के पास चला गया और उसने पीछे से जाकर करुणा जी की आंखों पर अपनी हथेली रख दी। करुणा जी एकदम से चौंक गईं और बाकी सभी लोग भी हैरानी से करुणा जी के पीछे देखने लगे, और वहां पर अहान को देखकर तो उन लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो लोग बस अपनी हैरान आंखों से खामोशी के साथ अहान को ही देखते रहे। करुणा जी ने अपना एक हाथ अहान की हथेली के ऊपर रख दिया और उसे महसूस करते हुए अचानक से ही उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और वो खुशी से चाहते हुए बोली, अहान, मेरा बच्चा अहान, ये तुम ही हो ना। अहान ने जब देखा कि करुणा जी ने उसे पहचान लिया है तो उसने उनकी आंखों से अपनी हथेली हटा ली और उन्हें पीछे से हक करके मुस्कुराते हुए बोला, मम्मा, आप हर बार हमें कैसे पहचान लेती हैं? हाँ, हम ही हैं, आपके अहान। करुणा जी ने जैसे ही अहान की आवाज़ सुनी और उसे अपने करीब महसूस किया, उनके चेहरे पर एक ना बयां करने वाली खुशी छा गई और वो अहान की तरफ पलटकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, एक माँ हमेशा अपने बच्चे की मौजूदगी को पहचान ही लेती है। कैसा है हमारा बच्चा? अहान भी करुणा जी की बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और मुस्कुराते हुए बोला, हम तो एकदम से बढ़िया हैं, देखिए। इसके बाद अहान तुरंत ही भागते हुए नमन जी के पास चला गया और उनके गले में अपनी बाहें डालकर लगभग उनके ऊपर लगते हुए खुशी से बोला, आई मिस्ड योर पापा।
कैसे हैं आप? नमन जी ने जल्दी से आहान को अपने दोनों हाथों से अच्छे से संभाल लिया और प्यार भरी आवाज में बोले, हम ठीक हैं बेटे, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आप तो 2 महीनों तक लोनावला में रहने वाले थे ना, फिर अभी यहाँ पर कैसे आना हुआ? नमन जी का सवाल सुनते ही आहान के चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदल गए और उसे अचानक से ही वो सब कुछ याद आ गया जो कुछ भी लोनावला में हुआ था। आहान वहां पर लगभग मरते मरते बचा था और वो जानता था कि लोनावला में जो कुछ भी हुआ था, अगर उसने उसमें से थोड़ी सी भी बात अपने घर में किसी को बता दी तो उस बात का राई का पहाड़ बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और उसके घर वालों ने अभी अभी उसकी जो थोड़ी बहुत चिंता करना बंद की थी, वो लोग दोबारा से उसकी चिंता में डूब जाते। और इसके बाद फिर उसने जो अभी अभी अलीशा के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में डिसीजन लिया है, उसके ऊपर उसके घर में महाभारत हो जाएगी। आहान ने तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया और एक गहरी सांस लेते हुए अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ पापा, पहले तो 2 महीने ही रहने वाले थे, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया और आपको पता है हमारे यूपीएससी के एग्जाम की डेट भी आ गई है और हमें उसके लिए अच्छे से तैयारी भी तो करनी है ना, इसलिए हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आर्यन ने आहान को नमन जी से अलग किया और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, और तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनने से मल्होत्रा फैमिली में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई मीन मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, वो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं और पूरे देश में सभी लोग उन्हें जानते हैं और तुम उनके इकलौते दामाद हो, तो फिर ऐसे में क्या ये सब ठीक रहेगा? कहीं वो लोग कोई ऑब्जेक्शन ना करें। आर्यन की बातें सुनते ही आहान की भवें आपस में जुड़ गईं और वो कुछ सोचते हुए बोला, आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। बचपन का सपना है ये हमारा और हम किसी की भी वजह से अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हैं। इवन इफ दे हैव प्रॉब्लम विद इट, देन दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अलीशा को सब पता है और उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, इसके अलावा बाकी किसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमन जी ने आहान की आखिरी की बात सुनते हुए उससे गंभीर लहजे में सवाल पूछा, अलीशा के अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता है? क्या मतलब समझे हम आपकी इस बात का? क्या अब आपने उन्हें अपनी पत्नी मान लिया है और आप इस शादी को निभाना चाहते हैं? ये सवाल सुनते ही वहां पर एकदम से खामोशी छा गई और आहान भी चुपचाप खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ जय और प्रिया ने भी अब तक सभी लोगों को सारा सामान बांट दिया था और अब वो लोग वापस मल्होत्रा मैंशन जाने के लिए निकलने वाले थे। अलीशा इस वक्त प्रदीप जी के पास खड़ी हुई थी और जब उसने अपने नजरें घुमाकर आहान को देखना चाहा तो उसे आहान वहां पर कहीं भी नजर नहीं आया, जिससे अचानक से ही उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छा गए। अलीशा हड़बड़ाते हुए इधर उधर आहान को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे आहान कहीं दिख ही नहीं रहा था। प्रदीप जी ने जब अलीशा को परेशान देखा तो उनका ध्यान भी इस बात के ऊपर चला गया कि आहान इस वक्त उन लोगों के साथ मौजूद नहीं था। प्रदीप जी ने अलीशा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, प्रिंसेस आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं और आहान कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं गया है क्या वो? अलीशा ने जैसे ही प्रदीप जी का सवाल सुना वो परेशानी के साथ उनकी ओर देखते हुए बोली, डैड आई डोंट नो वेयर ही इज। थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, फिर मैं भाई और भाभी को देखने में बिजी हो गई और अब जब उसे ढूंढ रही हूं तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब तक जय, प्रिया, वर्षा जी और नितारा भी उन लोगों के पास आ गए थे और उन लोगों ने भी प्रदीप जी और अलीशा की बातें सुन ली थीं। जय ने अलीशा के पास जाते हुए परेशानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, पता नहीं कहाँ चल गया है का क्या मतलब है डॉल? वो तुम्हें बिना कुछ बताए ही चला गया? तुम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल तो था ना? आई मीन कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? अलीशा ने जैसे ही जय का सवाल सुना तो वो तुरंत ही अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं भाई, हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, उल्टा आहान तो कल से ज्यादा ही खुश भी था। आप ढूंढिए ना उसे, क्या पता यहीं कहीं हो। जय ने अलीशा की बात सुनकर अपना सिर हामी में हिलाया और तुरंत ही वहां पर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ और मंदिर में और मंदिर के आसपास आहान को ढूंढो। जय का ऑर्डर मिलते ही सभी बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैल गए और आहान को ढूंढने लगे। अलीशा के चेहरे पर अभी भी परेशानी के एक्सप्रेशंस थे और वो लगातार अपने हाथों को एक दूसरे से रब किए जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद 2 बॉडीगार्ड्स वहां पर आए और उनमें से एक जल्दी से बोला, सर, आहान सर उस तरफ हैं। अलीशा ने जैसे ही उस बॉडीगार्ड की बात सुनी वो हड़बड़ाते हुए बोली, कहाँ पर? किस तरफ है वो? वो बॉडीगार्ड रेस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुकाते हुए बोला, हमारे साथ आइए मैडम, हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। अलीशा ने अपना सिर हामी में हिलाया और उन दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ जाने लगी और बाकी सभी लोग भी उसके साथ ही जाने लगे। वहीं आहान अभी भी खामोशी से नमन जी के सामने खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि वो नमन जी को अभी अपने फैसले के बारे में बता दे या फिर थोड़ा इंतजार करे।
अहान ने एक गहरी सांस ली और सब बताने का डिसाइड करके जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उसे पीछे से अलीशा की टेंशन भरी आवाज आई। अहान जैसे ही ये आवाज सुनकर पलटा, अलीशा ने तुरंत ही उसे कसकर गले लगा लिया, जिससे अहान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वो अपनी जगह पर जम गया। अलीशा ने इस वक्त कसकर अहान को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और अहान उसके अचानक किए एक्शन की वजह से बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। अलीशा अहान के अपने पास ना होने की वजह से काफी ज्यादा बेचैन हो गई थी, इसलिए जैसे ही उसे अहान नजर आया, उसने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अहान के ऊपर ही था, जिसकी वजह से उसने किसी और चीज को नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन इसके ठीक पीछे आ रहे प्रदीप जी, वर्षा जी, जय और प्रिया ने वहां पर खड़ी हुई पूरी शर्मा फैमिली को अच्छे से नोटिस कर लिया था और अब उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि आखिर अहान अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया था। अहान को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपनी पूरी फैमिली के सामने खड़ा हुआ है और अलीशा ने उसे किस तरीके से गले लगाया हुआ है, तो उसने अपनी तिरछी नजरों से एक नज़र अपनी फैमिली को देखा, जिनकी नज़रें सच में उसके ऊपर ही टिकी हुई थीं। अहान ने उन लोगों के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली और फिर धीरे से अलीशा को खुद से दूर करते हुए धीमी आवाज में बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अलीशा ने जैसे ही अहान का सवाल सुना, वो उसे घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, एक तो तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए और ऊपर से अब मुझसे ये भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। क्या तुम मुझे ये बताने की मेहरबानी करोगे कि तुम वहां से मुझे बिना कुछ भी बताए यहाँ क्यों आ गए? अहान ने तो अलीशा की इतनी तेज आवाज सुनते ही अपना सिर पीट लिया था। उसने पलटकर एक नज़र अपने फैमिली वालों को देखा, जो अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उन्हीं दोनों को देख रहे थे। अलीशा ने जब अहान का ध्यान खुद के ऊपर नहीं पाया तो पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन जब उसने अहान की नज़रों का पीछा किया और वहां पर अहान की पूरी फैमिली को देखा तो उसे भी पूरा मामला समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उसने पहले तो अपनी हैरानी भरी नज़रों से अहान की पूरी फैमिली को देखा और फिर अपनी नज़रों को दोबारा से अहान के ऊपर टिका लिया। अहान ने अपने फैमिली वालों को एक ऑकवर्ड सी स्माइल पास की और फिर अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, आप बिजी थी इसलिए बस हमने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और बिना बताए यहाँ पर आ गए। इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ी देर में वापस आ जाते ना। अलीशा ने इस बार धीमी सी आवाज़ में कहा, मैं बस परेशान हो गई थी। तुम तो जानते हो ना, मुझे तुमसे 1 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब अहान बेचारा ये सुनकर कहता भी तो क्या ही कहता, क्योंकि ये बात तो वो खुद भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी उसके लिए कितनी ज्यादा पजेसिव है, इसलिए वो बस खामोश ही खड़ा रहा। वहीं प्रदीप जी बड़े गौर से नमन जी के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे थे, जिनका चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अहान के लिए नजर आ रही चिंता और फिक्र प्रदीप जी की पारखी नजरों से बिल्कुल भी नहीं छिप पाई थी। प्रदीप जी ने एक गहरी सांस ली और नमन जी से बात करने की सोची, क्योंकि वो शर्मा फैमिली के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते थे। वो जानते थे कि अहान के लिए उसकी फैमिली क्या मायने रखती है, और अगर वो ये चाहते थे कि अहान और अलीशा का रिश्ता पूरे तरीके से ठीक हो जाए और वो दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें, तो उन्हें सबसे पहले अहान के फैमिली वालों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करना होगा, क्योंकि ये बात तो वो भी अच्छे से जानते थे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ और अलीशा और अहान की शादी जिस तरीके से हुई थी, वो सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं था, और ऐसे में अहान के फैमिली वालों का अलीशा को पसंद करना बहुत मुश्किल था। प्रदीप जी थोड़ा सा आगे बढ़े और नमन जी की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोले, कैसे हैं आप प्रोफेसर साहब? नमन जी ने जैसे ही प्रदीप जी की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान अहान के ऊपर से हटकर प्रदीप जी के ऊपर चला गया और वो एक फीकी सी मुस्कान के साथ उनके सवाल का जवाब देते हुए बोले, हम बिल्कुल ठीक हैं मिस्टर मल्होत्रा। पूछने के लिए शुक्रिया, आप कैसे हैं? प्रदीप जी ने तुरंत ही नमन जी की झूठी मुस्कान को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और एक मुस्कुराहट के साथ उनके सवाल का जवाब देते हुए बोले, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, या फिर ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज इतने वक्त के बाद मेरे दिल की ख्वाहिश जो पूरी हो रही है और मैं दादा जो बनने वाला हूँ, मेरी बहू प्रिया माँ बनने वाली है। नमन जी के चेहरे पर यह सुनकर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं आए, लेकिन वो फिर भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बोले, मुबारक हो आपको। हमें लगता है कि अब हम लोगों को निकलना चाहिए, देर हो रही है। अहान ने जैसे ही नमन जी के मुंह से जाने की बात सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और उसी तरह से चुपचाप खड़ा रहा। अहान के चेहरे की ये उदासी अलीशा की नज़रों से भी नहीं छिप पाई थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, क्योंकि उसे अहान के चेहरे पर यह उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। प्रदीप जी ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि नमन जी बस इसलिए वहां से जाना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रदीप जी आज नमन जी से बात करना चाहते थे और उनके साथ साथ कुछ बातों को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नमन जी को रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की प्रोफेसर साहब?
थोड़ी देर हमारे साथ भी रुक जाए और हमसे कुछ बातें कर लीजिए, और आपका बेटा भी तो यहीं पर है, उससे भी अच्छे से मिल लीजिएगा। ये सुनकर नमन जी थोड़ी हैरानी के साथ प्रदीप जी को देखने लगे, क्योंकि आज वो उनसे काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। प्रदीप जी ने जब नमन जी के चेहरे पर हैरानी के भावों को देखा तो वो एक गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे बातें घुमा फिराकर करने की आदत नहीं है प्रोफेसर साहब, इसलिए मैं सीधे सीधे बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी ठीक है, इसलिए मैं आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग आएंगे ज़रूर, मैं आपके लिए ड्राइवर और कार दोनों भिजवा दूंगा। नमन जी ने अपनी हैरानी भरी नज़रों से प्रदीप जी को देखा और फिर अपना सिर हामी में हिला दिया। वो फिर चलते हुए आहान के पास गए तो आहान ने तुरंत ही झुकते हुए उनके पैर छू लिए, जिससे नमन जी के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और उन्होंने प्यार से आहान के सिर पर अपना हाथ फेर दिया। आहान भी मुस्कुराया और अपनी आगे बढ़कर अपनी दादी और माँ के भी पैर छू लिए, तो उन दोनों ने भी प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेर दिया। आहान फिर आर्यन के गले लगा और फिर निधि की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आप कैसी हैं भाभी, और बेबी कैसा है? निधि ये सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, मैं और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग यहाँ पर बेबी के लिए ही तो प्रे करने आए थे, और देखो यहाँ हमें तुम भी मिल गए। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। आहान ने सिर हिलाया और साइड हो गया तो एक एक करके सब वहां से चले गए। प्रिया सारे टाइम बिल्कुल खामोश थी, लेकिन जब उससे अपनी क्यूरोसिटी कंट्रोल नहीं हुई तो उसने आहान से पूछा, आहान क्या तुम्हारी भाभी भी प्रेग्नेंट हैं? निधि का पेट निकला हुआ था, लेकिन उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसे इस तरीके से लपेटा हुआ था जिससे ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला था। आहान ने एक मुस्कुराहट के साथ प्रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाभी भी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं और फिर 4 महीने के बाद हम चाचू बन जाएंगे। नितारा ने जब आहान को इतना खुश देखा तो उसके होंठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो आहान की ओर देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस आहान। आहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। जय का ध्यान उन लोगों में से किसी की भी बातों के ऊपर नहीं था, क्योंकि वो बस इस वक्त प्रदीप जी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए उनके मन में क्या चल रहा है और शर्मा फैमिली को डिनर पर बुलाकर क्या करना चाहते हैं, बस यही समझने की कोशिश कर रहा था। प्रदीप जी ने एक नज़र जय को देखा और फिर बोले, चलो चलते हैं। जय ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया, जिसके बाद सभी लोग वहां से वापस मल्होत्रा मैंशन जाने के लिए निकल गए। रात का वक्त। आहान इस वक्त अपने रूम में अलीशा के साथ बैठा हुआ था और अपने चेहरे को अपने हाथों में भरकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अलीशा काफी देर से उसे देख रही थी, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फाइनली पूछ ही लिया, क्या सोच रहे हो जान? आहान ने खोते हुए अंदाज में जवाब दिया, यही कि आपके डैड ने हमारे फैमिली वालों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। अलीशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ ना, डैड तुम्हारे फैमिली वालों को खा थोड़ी जाएंगे। अलीशा की बात सुनते ही आहान की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब प्रदीप जी और जय ने मिलकर नमन जी को टॉर्चर किया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। ये याद आते ही आहान की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी और उसने थोड़े गुस्से से कहा, आपके डैड क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? ब्लडी डोंट केयर अबाउट इट, ऑल आई केयर अबाउट इज दैट कि हमारे फैमिली वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके डैड और आपके भाई के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं हमारे, सो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। अलीशा आहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर और उसकी लाल आंखें देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में चली गई। आहान ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। वो अलीशा से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एक बेटा होने के नाते उसके लिए उसके पिता बहुत ज्यादा मायने रखते थे और उसने अपने पिता को जिस हालत में देखा था वो उसकी बर्दाश्त के बाहर था, और ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि आहान इतने वक्त के बाद भी अब तक प्रदीप जी और जय से सही से बात नहीं किया करता था। आहान ने स्टार्टिंग में ही प्रदीप जी का काफी ज्यादा बड़ा नुकसान करवाया था और उसका रीजन सिर्फ यही था कि उसके दिल में प्रदीप जी के लिए गुस्सा भरा हुआ था और उसे आज भी इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। अलीशा आहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर और उसकी लाल आंखें देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में चली गई। आहान ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। वो अलीशा से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एक बेटा होने के नाते उसके लिए उसके पिता बहुत ज्यादा मायने रखते थे और उसने अपने पिता को जिस हालत में देखा था वो उसकी बर्दाश्त के बाहर था, और ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि आहान इतने वक्त के बाद भी अब तक प्रदीप जी और जय से सही से बात नहीं किया करता था।
अहान ने स्टार्टिंग में ही प्रदीप जी का काफी ज्यादा बड़ा नुकसान करवाया था और उसका रीजन सिर्फ यही था कि उसके दिल में प्रदीप जी के लिए गुस्सा भरा हुआ था और उसे आज भी इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। अहान ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और खुद भी बेड से उठकर रूम से बाहर निकल गया क्योंकि डिनर का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका था। इस वक्त पूरी मल्होत्रा फैमिली हॉल में ही मौजूद थी और एक दूसरे से कुछ बातें करते हुए शायद अहान की फैमिली के ही आने का वेट कर रही थी। कुछ मिनट के बाद अहान भी नीचे आ गया और किसी से बिना कुछ भी कहे चुपचाप जाकर एक सिंगल सीटर सोफे पर बैठ गया। सभी लोगों ने जब अहान को इतना ज्यादा खामोश देखा तो उन सभी की नजरें अहान के ऊपर ही जाकर ठहर गईं। अहान ने जब सबकी नजरों को खुद के ऊपर महसूस किया तो वो सबको बारी बारी से घूरते हुए चिढ़भरी आवाज में बोला, वाई आर यू ऑल स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस? हम इंसानों जैसे नहीं नजर आ रहे हैं क्या आप लोगों को, जो ऐसे घूरे जा रहे हैं? नितारा ने जब अहान का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसे शांत कराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है अहान। हम लोग तो बस तुम्हें इसलिए ऐसे देख रहे थे क्योंकि तुम काफी ज्यादा चुप चुप से लग रहे हो। I mean, आज तुम्हारे फैमिली वाले यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन तुम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। अहान ने पहले तो घूरकर नितारा को देखा और फिर एक सरसरी सी तीखी नजर प्रदीप जी, वर्षा जी और जय के ऊपर डालने के बाद वापस से नितारा की तरफ देखते हुए तंज भरे लहजे में बोला, खुश नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और खुश होने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। किस वजह से खुश हों हम? आज तक जितने भी इंटरेक्शन हुए हैं हमारी फैमिली वालों के इस फैमिली से, हर बार या तो उनकी इंसल्ट हुई है या फिर उन्हें उनका स्टेटस याद दिलाया गया है और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बेटा इस बात की खुशी मनाएगा कि उसके पापा उस घर में आ रहे हैं जिस घर के लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। बताए किस बात की खुशी माननी चाहिए हमें? आखिरी की बातें कहते हुए अहान की आवाज में एक गुस्से की झलक थी जिसे वहां पर बैठे हुए सभी लोगों ने साफ तौर पर महसूस किया था। नितारा अब एकदम से खामोश हो गई थी क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे अहान से बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि अहान की कही हुई बात थी तो सही ही। प्रदीप जी, वर्षा जी और जय को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि अहान ने अभी जो कुछ भी कहा है वो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए कहा है। वर्षा जी ने हमेशा से ही अहान की फैमिली की इंसल्ट की थी और उनके स्टेटस का मजाक बनाया था क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अहान की शादी अलीशा से हो, लेकिन आज उन्हें अपने किए के ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से अहान से माफी मांगे, क्योंकि अब उनके दिल में अहान के लिए कोई कड़वाहट नहीं बची थी। उल्टा वो तो अहान की शुक्रगुजार थी जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अहान ने उन लोगों को समझने की कोशिश की थी और नितारा को भी इतनी आसानी से माफ कर दिया था। प्रदीप जी और जय ने भी एक दूसरे की ओर देखा और उन दोनों की ही आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब अहान ने पहली बार भागने की कोशिश की थी और उन लोगों ने अहान को धमकी देने के लिए नमन जी के साथ क्या किया था। उन लोगों ने अहान की आंखों के सामने ही नमन जी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। हाँ, वो अलग बात थी कि वो दोनों उन्हें मारने तो बिल्कुल भी नहीं वाले थे, लेकिन फिर भी किसी भी बेटे की आंखों के सामने अगर कोई उसके पिता के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो उसका ऐसा रिएक्शन तो लाजमी ही था। और फिलहाल उन दोनों को इस बात के ऊपर थोड़ा बहुत अफसोस भी हो रहा था जो उनके चेहरों पर भी साफ झलक रहा था। जय को भी अब समझ में आने लगा था कि प्रदीप जी ने आखिर क्यों शर्मा फैमिली को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है। अभी हॉल में पूरे तरीके से शांति छाई ही हुई थी, तभी मेंशन के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई जिससे हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को इस बात का अंदाजा लग गया कि शर्मा फैमिली वहां पर पहुंच चुकी है। सभी लोगों ने तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल कर लिया और अहान का भी चेहरा शांत हो गया और उसने तुरंत ही अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान सजा ली ताकि उसकी फैमिली में से कोई भी उसे देखकर परेशान न हो। कुछ ही सेकंड्स के बाद मल्होत्रा मैंशन के मेन डोर से अहान की पूरी फैमिली अंदर आई। उनमें से भी किसी के चेहरे पर इस वक्त कोई खास खुशी नहीं थी क्योंकि उन लोगों को भी मल्होत्रा मैंशन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो लोग यहाँ पर अहान के लिए आए थे। प्रदीप जी के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अपनी जगह से उठ गए। प्रदीप जी सीधा नमन जी के पास गए और उन्हें गले लगाते हुए बोले, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी बात मानकर यहाँ पर आए प्रोफेसर साहब। मल्होत्रा मैंशन में स्वागत है आपका। नमन जी के साथ साथ आर्यन, निधि, करुणा जी, गीता जी और तो और अहान भी प्रदीप जी की ऐसी हरकत देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन कहा किसी ने कुछ भी नहीं। नमन जी ने एक नज़र अहान को देखा और बिना बातों को घुमाए हुए बोले, हम यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए आए हैं। प्रदीप जी ने नमन जी की बात पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया और बस हल्का सा मुस्कुराते हुए एक और इशारा करते हुए बोले, आइए, डिनर का वक्त हो गया है तो पहले डिनर कर लेते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। नमन जी के चेहरे पर एक बार फिर से हल्के हैरानी के भाव आ गए, लेकिन वो इस बार भी शांत रहे और प्रदीप जी के पीछे पीछे उनके साथ डाइनिंग टेबल की ओर चले गए।
उनके पीछे पीछे ही करुणा जी, गीता जी, आर्यन और निधि भी चले गए, जिसके बाद वर्षा जी, नितारा, प्रिया और जय भी वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। अब हॉल में सिर्फ अहान और अलीशा ही मौजूद थे। अलीशा अहान के पास गई और बोली, चलें, तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? अहान ने ये सुनकर अलीशा की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़े सख्त आवाज लहजे में बोला, देखिए अलीशा, हम नहीं जानते कि आपके डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अगर कोई उन्हें हर्ट करे तो ये बात हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। आपकी फैमिली की वजह से पहले भी हमारी फैमिली कई बार हर्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमने बहुत मुश्किल से इस रिश्ते को निभाने का मन बनाया है। जस्ट मेक श्योर दैट आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। अलीशा बड़े ही गौर से अहान की सारी बातें सुन रही थी और आखिरी की बात सुनते ही उसकी मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि अहान के खुद से दूर जाने का ख्याल ही उसके गुस्से को बढ़ा दिया करता था। अलीशा ने किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते अहान के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोली, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन तुम मुझसे दूर जाने के ख्याल बार बार अपने मन में मत लाया करो, वरना मैं क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। आखिरी की बात कहते कहते अलीशा की पकड़ अहान की शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कस गई थी और उसकी आंखों में उसका वही हमेशा वाला जुनून नजर आने लगा था, जिसे अहान ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने फिलहाल शांत रहना ही ठीक समझा। उसने प्यार से अपना हाथ अलीशा के हाथ के ऊपर रख दिया और बेहद शांत आवाज में बोला, डिनर करने चलें, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। अलीशा ने अहान की ओर देखा और धीमे से अपना सिर हामी में हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों भी डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। अहान और अलीशा जाकर अपनी अपनी चेयर पर सेटल हो गए, जिसके बाद सभी ने डिनर करना शुरू कर दिया। आज का पूरा डिनर काफी ज्यादा अच्छा था और पूरे डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की वैरायटी का खाना सजा हुआ था। सभी लोगों ने शांति से अपना अपना डिनर खत्म किया। किसी ने भी पूरे डिनर के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला था। जब सबका डिनर खत्म हो गया तो प्रदीप जी के बाद एक एक करके बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी चेयर से उठ गए। प्रदीप जी ने शांत एक्सप्रेशंस के साथ नमन जी की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ बोले, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे घर का खाना पसंद आया होगा। तो अब चलिए वो बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था। आइए हॉल में बैठकर बातें करते हैं। प्रदीप जी की बात सुनकर नमन जी के चेहरे के भाव थोड़े से बदले तो जरूर, लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और अपना सिर हामी में हिलाकर प्रदीप जी के पीछे पीछे ही हॉल एरिया की तरफ आ गए। बाकी सभी लोग भी एक एक करके हॉल एरिया में आ गए और वहीं रखे हुए सोफों के ऊपर बैठ गए। प्रदीप जी ने सबसे पहले एक नज़र अहान के ऊपर डाली, जो पहले से उन्हें अपनी घूरती हुई नज़रों से देख रहा था, और फिर वापस नमन जी की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखिए प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूं कि अहान और अलीशा की शादी जिस तरह से हुई है वो गलत था। यहां तक कि शादी से पहले और शादी के बाद भी ऐसा काफी कुछ हुआ है जो गलत था, लेकिन हम में से कोई भी अतीत को तो नहीं बदल सकता है ना। नमन जी ने ये सुनकर थोड़े असमंजस के भावों के साथ पूछा, कहना क्या चाहते हैं आप? हम आपकी बात सही से समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदीप जी ने एक आह भरी और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, देखिए प्रोफेसर साहब, मैं बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से यकीनन ना तो आप लोगों में से कोई भी हमारे परिवार को पसंद करता होगा और ना ही अलीशा को, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि दोनों परिवार के लोग इस बात को अच्छे से समझें कि अब दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है और शायद अब तो अहान भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। इसलिए अब हम लोगों को अपने बीच में और दोनों परिवारों के बीच में जो भी कड़वाहट है उन सभी को खत्म करना होगा। प्रदीप जी की बात सुनकर नमन जी के होठों पर एक कड़वाहट से भरी हुई मुस्कान आ गई और वो थोड़े तंज भरे लहजे में बोले, तो आप चाहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं और आपकी बेटी को खुशी खुशी अपनी बहू मान लें? आपकी नज़रों में सब कुछ भूलना इतना ज्यादा आसान होता है क्या? नमन जी की बात सुनते ही अलीशा की नज़रें तुरंत ही अहान के ऊपर चली गईं, क्योंकि अहान ने भी उससे यही बात कही थी। वहीं प्रदीप जी ने जब नमन जी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव आ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ नमन जी के सामने जोड़ लिए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग एकदम से हैरान रह गए। हॉल में बैठे हुए सभी लोग इस वक्त अपनी हैरानी भरी नज़रों से प्रदीप जी की ओर देख रहे थे, जिन्होंने नमन जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। नमन जी ने भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से प्रदीप जी को देखते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी ने जब नमन जी का सवाल सुना तो थोड़ी गिल्ट भरी आवाज में बोले, देखिए शर्मा साहब, मैं जानता हूं कि मैंने उस दिन आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो मैंने आपको लगभग जान से मारने की ही कोशिश की थी, जिस बात का इस वक्त वाकई में मुझे काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा है। मैं जानता हूं
कि शायद मैंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर ऐसा बहुत कुछ गलत कर दिया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आज तक आपके साथ, आपके परिवार के साथ और आपके बेटे अहान के साथ जो कुछ भी गलत किया है, उन सब के लिए पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ये माफ़ी मैं सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ ताकि आप मेरी बेटी को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, बल्कि इसलिए भी मांग रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नमन जी तो अपनी हैरानी से चौड़ी हो चुकी आंखों से एकटक बस प्रदीप जी को देखे ही जा रहे थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बोले भी तो क्या ही बोलें। वहीं अहान की आंखें भी प्रदीप जी की पूरी बातें सुनकर हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थीं और समझ में ही नहीं आया कि अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो प्रदीप जी इस तरीके से उसके पापा से माफ़ी मांग रहे हैं। अहान को बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद आया जो हाल ही में हुआ हो, और वो था लोनावला वाला इंसिडेंट। अहान को समझ में नहीं आ रहा था कि लोनावला वाले इंसिडेंट में ऐसा भी क्या था जिसने प्रदीप जी जैसे इंसान के ऊपर इतना ज्यादा असर कर दिया। जो कुछ भी हुआ था वो तो उसके साथ ही हुआ था और उसकी ही जान भी जाते जाते बची थी। हाँ, प्रदीप जी को अपनी बहन के धोखे और उसकी नफरत से धक्का जरूर लगा था, लेकिन क्या वो इतनी ज्यादा बड़ी बात थी जो वो इस तरीके से माफी मांगने को भी तैयार हो गए थे। प्रदीप जी ने जब अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और उसके मन में चल रहे सवालों का जवाब देते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ, उस लोनावला वाले इंसिडेंट से मुझे धक्का तो बहुत लगा था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे मेरी गलती का एहसास हो। मुझे मेरी गलती का एहसास तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सोचकर कि जो लड़की उस औरत को भी इतनी आसानी से माफ कर सकता है जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की हो, भला उस लड़के के साथ मैं इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में और तब कहीं जाकर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि तुम्हारे साथ वाकई में काफ़ी गलत हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने इस रिश्ते को एक मौका देने का डिसाइड किया। एफर्ट्स दिखाए तो क्या थोड़े बहुत एफर्ट्स मैं नहीं दिखा सकता हूँ। इतना कहकर प्रदीप जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोले, शुरू से ही तुम्हारी आंखों में अपने और जय के लिए एक अलग तरह की नाराजगी देखी है मैंने, लेकिन हमेशा ही उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि तब मुझे सिर्फ अपनी प्रिंसेस से फर्क पड़ता था, लेकिन अब शायद सब कुछ बदल चुका है। कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर जो तुमने प्रिंसेस के साथ साथ इतने कम वक्त में ही हम सब के दिलों में भी अपनी एक अलग जगह बना ली है, और अब मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना फैमिली मेंबर मान चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब पास्ट की वजह से जिसके भी मन में जो भी गिले शिकवे हैं वो सब खत्म हो जाएं, ताकि हम सभी लोग खुशी खुशी एक नई शुरुआत कर सकें। अहान ने अपनी शौक नज़रों से प्रदीप जी को देखा और हैरानी भरी आवाज़ में बोला, आपको सच में अपनी गलती का एहसास है या फिर आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपकी बेटी को एक्सेप्ट कर लें। आपकी बेटी ने हमसे 2 महीने मांगे थे और आपने हमसे कहा था कि अगर हमारी वजह से उसे कोई तकलीफ हुई तो आप क्या करेंगे, ये आप खुद भी नहीं जानते हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप ये सब कुछ सिर्फ हमें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं और सच में गिल्टी फील कर रहे हैं। प्रदीप जी को अहान से किसी ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। वैसे ये बात भी सच है कि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती की है उसकी वजह से मेरी प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मैं दिल से तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बाकी आखिरी फैसला तो उनका ही होने वाला है। इसके बाद उन्होंने वापस नमन जी की ओर देखते हुए कहा, आज तक जिंदगी में सिर्फ 2 बार किसी इंसान से माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने अपने हाथ जोड़े हैं मैंने, और किस्मत देखिए शर्मा साहब, दोनों ही बार वो इंसान आप निकले और दोनों ही बार इसकी वजह आपका बेटा बना। ये सुनकर नमन जी ने अहान की तरफ देखा और उनकी आंखों के सामने वो मेहंदी वाला इंसिडेंट घूम गया जब अहान ने प्रदीप जी से उनसे माफ़ी मंगवाई थी, और उनके होठों पर अहान को देखते हुए एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। अभी वो कुछ बोल या फिर कुछ सोच पाते उससे पहले ही जय भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपना सिर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी अंकल। मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक सॉरी सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन मैं सॉरी बोलने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव किया है जिसकी शायद कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर जय ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर वापस नमन जी की तरफ देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जय मल्होत्रा कितना ज्यादा एरोगेंट इंसान था ये तो सभी जानते थे और उससे ऐसा करने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, खुद प्रदीप जी ने भी नहीं।
जय ने अपने घुटनों के बल बैठे हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपको पता है अंकल, मेरी वाइफ कहती है कि अहान उसका लकी चार्म है, और वो जब से इस घर में आया है यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। और अब तो मैं भी ये बात मानता हूँ, क्योंकि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो शायद मैं कभी अपने सपने के भी नहीं करता। किसी के सामने इस तरह से अपने घुटनों के बल बैठने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने, लेकिन पता है कि जो कुछ भी मैंने आपके और आपकी फैमिली के साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर प्रिया की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, बहुत मन्नतों के बाद आज मुझे पिता बनने की खुशी मिलने जा रही है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी भी गलती या फिर किसी भी बुरे कर्म का असर मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर हो, इसलिए प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। नमन जी अभी हैरानी से जय को देख ही रहे थे, तभी वर्षा जी भी अपनी जगह से उठकर उनके पास आ गईं और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ़ी तो मुझे भी आपसे मांगनी थी। हमेशा से ही आपके और आपके परिवार की सिर्फ इंसल्ट की है मैंने। हमेशा आप लोगों के स्टेटस को देखकर आप लोगों को खुद से गरीब समझा मैंने, लेकिन आज समझ में आ गया है कि आप लोग दिल से इतने ज़्यादा अमीर हैं कि शायद आपके सामने इन पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। इतना कहकर उन्होंने एक नज़र अहान को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ नमन जी से बोली, आपने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि शायद उसके सामने ये सारी दौलत फीकी पड़ जाए। उसके साथ इतना कुछ गलत किया मैंने, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। कहने को तो उससे बड़ी हूँ, लेकिन उसकी माफ़ी मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार खुद को किसी के सामने छोटा महसूस किया है मैंने। अहान ने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे दिल को अभी भी सुकून नहीं मिला है, इसलिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अगर हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। नितारा भी अब तक अपनी जगह से उठ चुकी थी, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अब तक इस बात का गिल्ट था कि उसने अहान को जान से मारने की कोशिश की थी। अहान ने तो उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं मिला था, इसलिए वो भी अहान के पापा से माफ़ी मांगकर अपने दिल को हल्का करना चाहती थी, इसलिए वो भी नमन जी के पास चली गई। उसने नमन जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी गिल्ट भरी आवाज़ में कहा, अंकल, हम दोनों पहले तो शायद कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जाने अनजाने में अपने पागलपन के चलते आपके बेटे को हर्ट किया है। उसने तो मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर चाहें तो मुझे कोई सज़ा भी दे सकते हैं, मैं खुशी खुशी उसे मान लूँगी। नमन जी तो इतनी सारे लोगों की माफ़ियाँ सुनकर अपनी जगह पर जड़ हो चुके थे और अपनी हैरानी भरी नज़रों से एक एक करके बारी बारी कभी प्रदीप जी, कभी जय, कभी वर्षा जी, तो कभी नितारा को देख रहे थे। वहीं अहान को तो अब तक सदमा ही लग चुका था और उसने अपने हाथ को ये जानने के लिए कसकर पिंच भी कर लिया था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन जब उसे ये बात रियलाइज हुई कि ये सब कुछ वाकई में हकीकत है, तो उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। उसने अलीशा की तरफ देखा और धीमे से उसके कान के पास जाकर बोला, अब बस आप ही बाकी रह गई हैं। आप रेस में पीछे रह जाएंगी। एक काम करिए, आप भी जल्दी से जाए और माफ़ी मांग लीजिए, वरना फिर आपको लेट हो जाएगी, और रोज़ रोज़ ये माफ़ी वाले कार्यक्रम थोड़ी होते हैं। अलीशा ने घूरकर उसे देखा और चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है। ये सुनकर अहान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई और वो मजाकिया लहजे में बोला, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हमारी पूरी जिंदगी ही मजाक बन गई है, फिर मजाक करने में कैसी शर्म, वैसे हम सीरियस ही थे। अलीशा ने एक बार फिर से घूरकर उसे देखा तो वो चुप हो गया और वापस से सामने की ओर देखने लगा। वहीं नमन जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, हमें किसी को कोई सज़ा नहीं देनी है और हम सबको माफ़ भी कर देंगे, लेकिन हमें हमारा अहान वापस चाहिए। नमन जी की बात सुनते ही वहां पर एकदम से खामोशी छा गई और अलीशा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे तरीके से चेंज हो गए। नमन जी की बात सुनने के बाद अलीशा के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो चुके थे और उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भी कसकर भींच गई थीं। वहीं अहान, जो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देख और सुन रहा था, अचानक से ही जब उसे अपने आसपास के माहौल में एक अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा, तो उसने अपनी तिरछी नज़रों से अलीशा की ओर देखा और अलीशा के चेहरे के इतने ज़्यादा डार्क एक्सप्रेशंस देखते ही अहान की तो मानो जैसे सांसें ही अटक सी गई। अहान ने तुरंत ही अलीशा की तरफ से अपनी नज़रें फेर लीं और वापस से नमन जी की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह बेफिक्र नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसे हल्का हल्का डर लग रहा था। अहान ने खुद के लिए अलीशा के पागलपन और उसके जुनून को बहुत अच्छे देखा और महसूस किया था, और वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि अलीशा को अगर सबसे ज़्यादा किसी बात से अगर गुस्सा आता था तो वो अहान के उससे दूर जाने की बात से, और नमन जी के ऐसी बात बोलने से अलीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अलीशा अपने गुस्से में अपना आपा खोकर नमन जी या फिर उसकी फैमिली के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे।
अहान ने अलीशा को थोड़ा शांत करने के लिए अपने एक हाथ को उसके हाथ के ऊपर रख दिया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। उसकी नज़रें अभी भी नमन जी और प्रदीप जी की ही ओर टिकी हुई थी, जो एक दूसरे की ओर खामोशी से देख रहे थे। अलीशा ने एक नज़र अपने उस हाथ को देखा जिसके ऊपर अहान ने इस वक्त अपना हाथ रखा हुआ था, और फिर अहान को देखा जो सामने की ओर देख रहा था। अलीशा की मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थीं, लेकिन चेहरा अब पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया था, क्योंकि वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, और इसकी वजह था अहान। उसे इतनी मुश्किल से अहान का साथ मिला था, और अब तो अहान ने उससे अपने फीलिंग्स, अपना प्यार भी कन्फेस कर दिया था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी हरकत की वजह से उसके और अहान के बीच में एक बार से दूरियां आ जाएं। प्रदीप जी अब तक खामोशी के साथ नमन जी की ओर ही देखे जा रहे थे। उन्होंने माहौल की शांति को तोड़ते हुए कहा, क्या कहना चाहते हैं आप शर्मा साहब? हम आपकी बात को सही से समझ नहीं पाए। नमन जी ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए बोले, जबरदस्ती शादी करवाने के साथ साथ आप लोग हमारे बच्चे को इस घर में भी जबरदस्ती ही लाए थे। अहान जान है हमारी पूरी फैमिली की, और जब से वो हमसे दूर यहाँ पर आया है, तब से ही घर में किसी को भी सुकून नहीं रहता है। अहान जब कॉलेज के टाइम में जिद करके हॉस्टल गया था, तब भी हम लोगों की सारी जान उसी में अटकी रहती थी, और हमने कुछ ही वक्त में उसे वापस घर भी बुला लिया था, और यहाँ पर तो हमारा बच्चा इतने वक्त से दूर है और हम उससे बात तक नहीं कर पाते हैं। देखना तो छोड़िए, जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी आवाज़ तक सुनने के लिए तरस गए हैं हम लोग। नमन जी ने इतना कहकर एक नज़र अहान की ओर देखा और फिर वापस प्रदीप जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को सच में अपनी गलती का एहसास है और आप लोग दिल से हमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो फिर अहान को हमारे साथ वापस हमारे घर भेज दीजिए। नमन जी की बातें सुनकर जहां अहान के चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस छा गए, तो वहीं अलीशा के हाथों की मुट्ठियां और भी ज्यादा कस गईं और उसकी आंखों में एक पागलपन सा नजर आने लगा, और प्रदीप जी किसी गहरी सोच में खो गए। कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही अलीशा गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आप मेरी जान को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकते हैं। उसे अपने आप से दूर जाने का हक तो मैंने खुद उसे भी नहीं दिया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपको उसे अपने आप से दूर करने की इजाजत दूंगी? इस समय उसकी आंखों में अहान के लिए एक जुनून और एक पागलपन झलक रहा था, जो वहां मौजूद किसी भी इंसान की आंखों से नहीं छुपा था। नमन जी ने शांत भाव के साथ अलीशा की ओर देखा और बेहद शांति भरे लहजे में बोले, हम उन्हें आपसे दूर नहीं कर रहे हैं। हम बस अपने बेटे को वापस अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें उनके घर लेकर जाना चाहते हैं, उनकी फैमिली के पास, जिनसे आपने उन्हें दूर कर दिया था। अगर आप सच में उनसे इतना ही ज्यादा प्यार करती हैं जैसा कि आप दावा भी करती हैं, तो आप उनके साथ चल सकती हैं। हम आपको अपने घर में आने से नहीं रोकेंगे, बशर्ते आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना ये लग्जरियस मैंशन और ये नौकर चाकर छोड़कर हमारे मिडिल क्लास घर और माहौल में रह सकें। नमन जी की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और अहान भी अपनी शौक नजरों से नमन जी की तरफ देखने लगा। अहान शुरुआत से बिल्कुल खामोश ही था। हालांकि उसे अलीशा का नमन जी से बात करने का लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन तब भी खामोश ही रहा, क्योंकि उसने अपने पापा की आंखों में देखकर ही पता लगा लिया था कि वो कुछ तो कहना चाहते हैं, लेकिन नमन जी कुछ ऐसा कह देंगे इसकी उम्मीद तो खुद उसे भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से शॉक्ड रह गया था। अहान धीरे से अपनी जगह से उठ गया और नमन जी के पास जाकर उनके पैरों के पास ही बैठ गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, पापा, ये सब क्या कह रहे हैं आप? हम लोग बात को शांति से भी तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना? नमन जी ने अपना हाथ अहान के सिर पर रख दिया और प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोले, हम शांति से ही बात कर रहे हैं बेटे, लेकिन शायद आपकी बीवी हमसे शांति से बात नहीं करना चाहती हैं, या फिर शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि हम रिश्ते में उनके क्या लगते हैं और उन्हें हमसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। खैर, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताएं कि कहीं इतने वक्त तक इस लग्जरियस मैंशन में रहने के बाद आपको इसकी इतनी ज्यादा आदत तो नहीं लग गई है ना कि अब आपका वापस अपने घर आने का मन ही ना कर रहा हो? नमन जी की बात सुनकर अहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और वो बेयकीनी से नमन जी को देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही गीता जी नमन जी को डांटते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो नमन? सोच समझ कर तो बोलो कि किससे क्या कह रहे हो। अहान बच्चा है हमारा। नमन जी ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और अहान के चेहरे को ही देखते रहे, मानो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हों। अहान ने एक गहरी सांस ली और सीधा नमन जी की आंखों में देखते हुए बोला, हमें नहीं पता पापा कि आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया, और ना ही हम आपसे पूछने वाले हैं। आपको हमसे जवाब चाहिए तो वो हम आपको दे देते हैं, और हमारा जवाब ये है कि इस दुनिया में ऐसी कोई लग्जरी, ऐसी कोई दौलत बनी ही नहीं है जो अहान शर्मा के मन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसे परवरिश खुद नमन शर्मा ने दी है
और हमेशा से यही सिखाया है कि पैसा और दौलत वक्त के साथ आता जाता रहता है, लेकिन अगर इंसान की असली दौलत कुछ होती है तो वो है उसका परिवार, उसके संस्कार और उसकी जिंदगी की खुशी। इतना कहने के बाद अहान 2 सेकंड के लिए रुका और फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ माना काफी वक्त गुजार लिया इस मैंशन में, लेकिन फिर भी घर तो घर ही होता है ना, और हमारे लिए हमारे घर की बराबरी ना तो ये मेंशन कर सकता है और ना ही कोई 7 स्टार होटल। भले ही हम इतने वक्त यहाँ रहे हों, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच भी कभी वो अपनेपन का एहसास नहीं हुआ हमें। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन हमें आप लोगों की कमी महसूस ना हुई हो। आप तो जानते ही हैं ना पापा कि हम आप सबसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इस सो कॉल्ड लग्जरी में ऐसा भी कुछ नहीं है जो हम इसके लिए आप लोगों को भूल जाएं। अहान की बात सुनकर नमन जी के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान छा गई, मानो वो अहान के मुंह से यही सुनना चाहते थे। उन्होंने प्यार से अहान के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, आज काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है अपनी परवरिश और अपने बेटे को देखकर। नमन जी की बात सुनकर जहां अहान के होठों पर छाई हुई मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई, वहीं गीता जी, करुणा जी, आर्यन और निधि के होठों पर भी एक मुस्कान छा गई। नमन जी ने अपनी नजरों को अलीशा की तरफ मोड़ दिया, जो अब तक बड़ी ही शांति से अहान की सारी बातें सुन रही थी। नमन जी ने एक विनिंग स्माइल के साथ अलीशा की तरफ देखते हुए कहा, सुन तो लिया होगा ना आपने कि अहान ने क्या कहा है। आप तो दावे करती हैं ना कि आप अहान से बहुत प्यार करती हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। आप उन्हें खुश देखना चाहती हैं ना, तो फिर हमें बताए कि ये जानने के बाद भी कि अहान कभी भी यहाँ पर उतने खुश नहीं रहेंगे जितने ज्यादा खुश वो अपने घर पर रहेंगे, आप अब भी जबरदस्ती उन्हें यहाँ इस मैंशन में रखेंगी। अलीशा ने कुछ भी नहीं कहा तो वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोले, रिश्ता निभाना चाहती हैं ना आप, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती हैं ना, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिश्ता निभाने के लिए एफर्ट्स दोनों तरफ से किए जाते हैं, और जहां तक हम जानते हैं कि रिश्ते में शुरू से ही सिर्फ हमारे बेटे ने एफर्ट्स दिखाए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने शुरू से ही हमेशा समझौता किया है और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, और अभी भी कर ही रहा है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप सच में इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हैं और एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, तो अहान की खुशियों का भी ख्याल रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में चाहता क्या है। नमन जी की बात सुनकर अलीशा किसी गहरी सोच में डूब गई, और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा उसके चेहरे को देखकर लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अलीशा के दिमाग में इस वक्त एक एक करके अहान और नमन जी दोनों की ही बातें घूम रही थीं, जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे। अलीशा ने अहान की तरफ देखा जो खुद भी उसे ही देख रहा था, और फिर नमन जी की तरफ देखते हुए बोली, तो आप चाहते हैं कि मैं अहान के साथ आपके घर चलूं? इससे पहले कि नमन जी कुछ बोल पाते, अहान अपनी जगह से उठते हुए बोला, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें। अहान की बात सुनकर अलीशा के साथ साथ वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए और अपनी शौक नजरों से अहान को देखने लगे। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।